अक्सर ये होता है कि जो बूथ एजेंट होते हैं, मतदान अभिकर्ता जो होते हैं, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कई बार हम लोग किसी को बैठाने के लिए बैठा देते हैं। आप ये मान के चलिएगा, अगर हमारा बूथ एजेंट सतर्क है, अध्ययन किया हुआ है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, तो आपका जो सरकारी तौर पर जो अधिकारी वहां बैठते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, वो आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा भयभीत रहता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरी कोई शिकायत कर देंगे, कोई बात पूछ लेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ आता नहीं है तो फिर आप मौन धारण करेंगे और बस वही मौन सामने वाले को लाभ की स्थिति में ला देता है। तो इसलिए हमारा जानना, समझना, ये सब बहुत आवश्यक है। मैं जी आपसे जानना चाहूंगा कि की बात है, इसके बारे में आप बताएं कि मतदान अभिकर्ता के बारे में जानकारी दें, उनके अधिकार क्या हैं, इस विषय पर आप बता देंगे। जी आदरणीय जी को धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और इसमें अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, जो पूरी प्रक्रिया बता रहे थे, उस प्रक्रिया का जो क्रियान्वयन है, जो अंतिम क्रियान्वयन है, वो पोलिंग एजेंट के माध्यम से हो पाए। पोलिंग एजेंट एक वह व्यक्ति हो सकता है, एक राजनीतिक दल का, जिस प्रकार की हमारी सेना होती है उदाहरण के लिए, उस सेना में जब हमारा कमांडर युद्ध कमांडर ना, उसी प्रकार चुनाव का पूरा अंतिम युद्ध जो हमारा है वो उस पोलिंग एजेंट के हाथ में है। और वो पोलिंग एजेंट अगर ईमानदारी से अपना कर्तव्य करता है तो निश्चित तौर पर उस बूथ में हमको सफलता मिलती है। कहीं ना कहीं अगर वो पोलिंग एजेंट जरा भी वीक है या कमजोर है तो हमको उस पोलिंग पे कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है और हमारी पार्टी को उससे नुकसान होता है। पोलिंग एजेंट एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है राजनीतिक व्यवस्था में, क्योंकि राजनीतिक लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में अगर पोलिंग एजेंट हमारा अगर कमजोर है, वीक है या नहीं है, तो उस स्थिति में हमको उसके दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं एजेंट के माध्यम से। तो पोलिंग एजेंट जो होता है वो फॉर्म नंबर 10 के माध्यम से जो निर्वाचन जो चुनाव लड़ रहे हैं वो या उसका अभिकर्ता जो होता है वो उसको नियुक्त करता है। बेसिकली इसमें पीठासीन अधिकारी एक दिन पहले आते हैं तो वो उसको नियुक्त करते हैं, वो उसको कार्ड बना के देते हैं। मगर इसको अभी इस बार हम डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम लोग 10 दिन पहले से इसकी नियुक्ति कैंडिडेट के माध्यम से हो जाएगी, क्योंकि इस बार जो नियम हमारे चुनाव में नए नियम आए हुए हैं कि जो 80 साल से ऊपर के हमारे वृद्धजन हैं या PWD जो 40% से ऊपर के जो विकलांग, उनका मतदान 5 से 7 दिन पहले। तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे भ्रांति थी कि BLA तो पोलिंग एजेंट उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, तो उसके साथ जब वो जाएंगे तो काम होगा। दूसरा ये होगा कि पोलिंग एजेंट जो अगर सजग है तो पोलिंग पार्टी हमारी आएगी तो एक दिन पहले हम उससे वो संपर्क कर ले, उनसे बात कर ले। एक दिन पहले जब बस्ता आता है तो बस्ते को चेक कर ले पोलिंग एजेंट की, उस बस्ते में क्या क्या है, जैसे कि ब्रास की सील, रबर की सील, पेंसिल, कागज के टुकड़े, 5 का 2 का सिक्का, 2 मतदाता सूची की कापी। और उस पोलिंग एजेंट फॉर्म 10 के माध्यम से जब हम नियुक्त करते हैं तो उसके साथ 2 रिलीवर, मतलब 3 लोग, पहले 2 लोग होते थे, अब 3 लोग वहाँ पर पोलिंग पर नियुक्त होंगे किसी भी राजनीतिक दल के साथ। तो जो एक व्यक्ति हमारा अंदर बैठेगा, 2 व्यक्ति हमारे साथ बाहर मतदाताओं को लाने में या दूसरे कामों में सहयोग करेंगे, तो पोलिंग का पूरा स्ट्रक्चर वो संभालेंगे। उस पोलिंग एजेंट को ये भी एक बात है कि उसको एक जो डिफाल्टर सूची, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो पहले से जब हम रजिस्टर बनाते हैं तो जो बाहर मतदाता है, डाउटफुल मतदाता, उसकी सूची वो पीठासीन अधिकारी को एक दिन पहले शाम को दे सकता है, जिससे कि वो अगले दिन उसमें काम हो जाए। फिर नेक्स्ट दिन महत्वपूर्ण जो दिन है पोलिंग एजेंट के लिए वो पोलिंग वाला दिन, उसको कम से कम 90 मिनट पहले पोलिंग पे पहुंचना चाहिए। मैं आपको 1.5 घंटा भी बोल सकता था मगर भाषा में कम लगता है। 90 मिनट का मतलब होता है कि वो 1.5 घंटे पहले जाएगा तो वहाँ पर उसको बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बाहर से आए हुए तो वहाँ पर व्यवस्थाएं होती है, तो जोड़ना रहता है। जो कंट्रोल पैनल और बेनेट पैनल को 5 मीटर का जो वायर होता है वहाँ पर बूथ बनता है, उसमें चेक करना रहता है कि जो फॉर्म 17 ऐसे सत्यापित होता है कि ये बूथ कंप्लीट है, कहीं से कोई उसकी जो भ्रम नहीं हो, उसका जो लोकेशन है वो गलत नहीं है, रोशनी बराबर आ रही है, किसी बुजुर्ग को रैंप है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक होती है। इसके बाद वहाँ पर जब हम मॉक पोलिंग करते हैं तो हमारा अगर एजेंट नहीं है तो कहीं भी, क्योंकि सरकार रहती है जो दूसरे दलों की, तो नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा संभावना है। फिर हम इस बात के बाद उसमें बैठने की जो झगड़े हैं कि अब बैठेंगे कहाँ, कहीं बाहुबली लोग रहते हैं कहीं पर, तो ये राइट से कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल को पहले स्थान मिलता है, फिर क्षेत्रीय राजनीतिक दल को मिलता है, फिर अन्य दल को मिलता है, फिर निर्दलीय को बैठने की, क्योंकि हमारा पोलिंग एजेंट कमजोर है, उसे पता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इस मामलों में पिछड़ जाता है।
फिर मतदाता सूची में जब वो चिन्हित करता है, छोटी छोटी पर्चियों के माध्यम से बाहर सूची निकालना आपको, उसके बाद जो हमारे 2 साथी हैं उनके साथ, अगर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया पूर्व में कि हमने अगर रजिस्टर व्यवस्थित बनाया हुआ, तो जो हमारा सबसे पहला उसका अधिकार है वो अपना वोट डाले पोलिंग एजेंट, फिर उसके परिवार का वोट डाले, फिर कांग्रेस परिवार के उस रजिस्टर के माध्यम से जो चिन्हित वोट है वो डाले, फिर अगर हम ये सब चीज़ से कंप्लीट हो गए हैं तो जो न्यूट्रल्स वोट है वो पोलिंग एजेंट के माध्यम से, क्योंकि उस दिन उस बूथ का योद्धा वही है तो उसको उस दिन उनसे वोट डलवाना है, तो न्यूट्रल वोटों को डलवाए। अगर कोई फॉर्म 12D के माध्यम से अगर आवेदन नहीं कर पाए कोई 80 साल के लोग, हमारे वृद्धजन या विकलांगजन, तो उनकी सूची हो और उनको भी उस दिन रैंप के माध्यम से, क्योंकि उसमें पोलिंग में 3 प्रकार के मतदाताओं को लाइन में लगने से छूट रहती है, जैसे कि वृद्धजन को, विकलांग को, और हमारी जो माता बहनें बच्चे वाली महिलाएं होती हैं, छोटे छोटे बच्चे वाली, उनको भी उसमें छूट रहती, तो उनको चिन्हित कर उनको वोट डलवाया। दिन भर इस प्रक्रिया में रहते हुए एक भ्रांति है, जैसे कई बार बोलते हैं कि हमारा पोलिंग एजेंट उसी बूथ का होना चाहिए, जबकि पोलिंग विधानसभा का होगा तो भी काम चल जाता है, मगर कोशिश क्योंकि हम उस बूथ का होना इसलिए जरूरी है कि वो उस बूथ के लोगों को पहचानता है और वो उस दिन मतदान में उन लोगों को चिन्हित कर सकता है अगर कोई गलत है या सही है, तो इसलिए पोलिंग एजेंट का होना उस बूथ का ही जरूरी हम समझते हैं। वैसे नियम नहीं है ऐसा निर्वाचन में कि उसी बूथ का होना चाहिए, ऐसा हम लोग देख रहे थे तो वो पाया गया। उसको दिन भर की प्रक्रियाओं में सम्मिलित होना चाहिए। दिन भर जब मतदान करता है तो एक कंफ्यूजन ये रहता है कि 4 बजे के बाद हम बाहर नहीं जाने देंगे पोलिंग एजेंट को, जबकि ऐसा कोई लिखित में प्रारूप नहीं है कि हम उसको कि आप 4 बजे के बाद बाहर नहीं जाएंगे, मगर क्योंकि 4 बजे हम ये चाहते हैं कि हमारा जो शिक्षित और मजबूत तीनों में से व्यक्ति है वो अंदर रहे, क्योंकि शाम को जो प्रक्रियाएं होती हैं, सारे सिग्नेचर होना है, सील लगनी है, तो ये सारे कार्यक्रमों के लिए वो व्यक्ति अगर सजग रहेगा, वो सजग व्यक्ति रहेगा तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को जस्टिफाई कर पाएगा। जब हम 4-5 बजे, हाँ ये जरूर है कि 5 बजे जब मतदाता सब टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उस बाउंडिंग में जितने भी लोग होते हैं उनके वोटिंग हम पोलिंग एजेंट के माध्यम से सजग रहेंगे, इनके सबके वोटिंग होना है। तो वो कई बार क्या होता है कि नहीं अब जाओ बाहर जाओ, पोलिंग नहीं होगा आपका, ऐसा नहीं है। 5 बजे अगर उस 100 मीटर के सर्कल में जितने भी लोग हैं उनको वहाँ पर लाइन में लगाकर और उसका काउंटिंग जो पर्ची है वो 1 नंबर पीछे से देकर आगे तक आना चाहिए और उसको चिन्हित करके, चाहे रात को 8 बजे मगर पोलिंग होगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज है, अगर इनको सजग रहकर अगर हमारा पोलिंग एजेंट काम करता है तो निश्चित तौर पर पार्टी को बहुत ईमानदारी से सफलता मिलती है। और हम पार्टी का सारा स्ट्रक्चर कोई भी चुनाव लड़े उस पोलिंग एजेंट के ऊपर ही निर्भर होता है सर, क्योंकि कहीं भी कुछ भी कोई नेता कुछ भी कोई लोग नहीं आ सकते, सिर्फ हमारा पूरा चुनाव का दारोमदार उस पोलिंग एजेंट के ऊपर होता है। तो इसलिए हमको पोलिंग एजेंट बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर ये सब उसके अधिकार और कर्तव्य भी। धन्यवाद सर। ललित जी, यूँ तो सारे बूथ प्रबंधन और मतदान केंद्र और इन सब के से जुड़ी हुई हर बात उतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन खास तौर पर जो आपने बहुत सी चीजें बताई हैं कि लोग बात अलग अलग किस्म की बातें बनी हुई हैं और ये कहते हैं कि अब वोट नहीं डाल सकते और ये हो नहीं सकता। ये तब होता है जब हमारे जानकारी में कमियां होती हैं। हम लोगों को कई बार ये लगता है कि हम सब जानते हैं। मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा, इसके पहले कि मैं डॉक्टर कामले साहब से कुछ अगला प्रश्न करूं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे रोकिएगा या बताइएगा, सुधारिएगा कि जो हमारा मतदान अभिकर्ता होता है, बूथ एजेंट बनाते हैं, वो उसकी अगर उसको किसी चीजों की एडिक्शंस वगैरह हैं जिनकी आदत ऐसी हो कि वो 5-10 मिनट भी नहीं बैठ सकता, उसको स्थायी रूप से बैठने की क्षमता होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो बैठे धैर्यवान हो, छोटी छोटी बात पर गुस्सा ना हो जाता, लड़ने की प्रक्रिया ना करे, क्योंकि लड़ाई अगर आपने करी तो जो व्यवस्था बिगड़ती है उसमें आपका दोनों बातें, या तो लाभ होगा या हानि होगा। हानि की संभावना अधिक है क्योंकि आपका विवेक कहीं ना कहीं गड़बड़ा है। तो मेरा मानना यह है कि आप दृढ़ रहें, मजबूत रहें और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाँ, ये प्रयास होंगे कि वो आपके समक्ष कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिससे हमारा पोलिंग एजेंट गड़बड़ा है, फिर वो बोल देंगे कि अफवाहें फैलाते हैं, अरे उस बूथ पर तो लूट हो गई है और उस पर तो ऐसा हो गया। इस प्रकार की जो बातें होती हैं अविचलित रूप से बिल्कुल चट्टान की तरह अगर हमारा मतदान जो इस पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उस टीम की ये ट्रेनिंग होना चाहिए और उसी का सिलसिला हमारा।
हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है कहाँ क्या हो रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मेरे यहाँ क्या हो रहा है और मैं क्या चाहता हूँ और मुझे कहाँ पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य के लिए ज्ञान, सोचना, तैयारी और आपका संकल्प